हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो हमने 5 चैप्टर तक पूरा फार्मूला जो इम्पोर्टेंट था हम देख लिए थे समांतर सरणी तक। तो पिछले वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वाला फार्मूला हम बता चुके हैं चैप्टर 1 से वास्तविक संख्या से लेकर चैप्टर 5 तक, और इस वीडियो हम चैप्टर 6 से देखने वाले हैं ऑल फार्मूला क्लास 10th का जो है VVI। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 6 है हमारा त्रिभुज। तो त्रिभुज में जो सबसे पहला जो फार्मूला आता है, इसमें तो फार्मूला वगैरह इसमें तो ज़्यादा होता नहीं है त्रिभुज चैप्टर में। ये इसमें तो सिर्फ ज़्यादा होता है क्या, परमेय होता है। तो जो इम्पोर्टेंट परमेय पहले देख लेते हैं, उसको हम याद रखेंगे। तो पहला परमेय आता है थेल्स परमेय। तो ये थेल्स परमेय जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखेंगे कि थेल्स परमेय क्या कहता है कि यदि ये त्रिभुज है और त्रिभुज में जो ये है रेखा, तो ये रेखा जो है DE समांतर BC के होता है। DE समांतर क्या होता है, BC का। तो इसका जो इसके भुजाओं का जो अनुपात है त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC का एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है। तो DE समांतर BC जब होता है तो यहाँ से आ जाता है AD बटा में DB, AD बटा में DB, DB आ जाता है और बराबर में आ जाता है AE बटा में EC, यानी कि इसका जो भुजा है एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है। थेल्स प्रमेय का यही रूल है। और जो दूसरा है, यह जो अगर त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दोनों समरूप है तो इसका जो एरिया का अनुपात होता है, जो ये दोनों त्रिभुज का जो एरिया का अनुपात होता है वो बराबर होता है दोनों के संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि AB बटा में हो जाता है DE और दोनों का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। और बराबर में इसके सभी भुजा के संगत भुजा जो होता है एक ही वर्ग में विभाजित होता है, एक ही वर्ग में मतलब बढ़ जाता है अनुपात में। तो अगर दोनों त्रिभुज समरूप है और दोनों त्रिभुज समरूप होता है तो इसको संगत कोण भी बराबर होता है। तो यहाँ पर है कोण A बराबर कोण हो जाएगा D, कोण A बराबर कोण D हो जाएगा, कोण B बराबर हो जाएगा क्या, कोण B बराबर कोण E, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण F। तो ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप होता है तो इसके एरिया का अनुपात जो होता है इसके भुजा के संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के समानुपाती के बराबर होता है। और जो इसका संगत कोण होता है ये भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट था और सारा इंपॉर्टेंट मतलब पूरा हम चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट था हम बता दिए। और अगला है कि 10वां चैप्टर का भी इसी में बता देते हैं कि 10वां चैप्टर जो वृत्त है, तो वृत्त में भी इसी में इसके बाद ही बता देते हैं कि वृत्त में जो होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वृत्त है और वृत्त में जो एक केंद्र होता है और केंद्र से ये होता है यहाँ से दूरी त्रिज्या होता है, और यहाँ से यहाँ भी क्या है, ये त्रिज्या है। और ये जो है स्पर्श रेखा है, ये बाह्यतम बिंदु है एक, वृत्त के बाह्यतम बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचा गया इस पर वृत्त पे। तो एक स्पर्श रेखा इधर है और एक स्पर्श रेखा ये साइड है, और दोनों जो स्पर्श रेखा ये त्रिभुज के जो त्रिज्या है उसको स्पष्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। ये पर में है 10.1 से कि यदि कोई स्पर्श रेखा त्रिभुज के त्रिज्या के स्पर्श करता है तो उसका जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर भी बनेगा कितना, 90 डिग्री का कोण। और इसीलिए ये जो होता है MP और NP भुजा दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो पर में 10.2 बोलता है कि यदि कोई वृत्त के बाह्यतम बिंदु से किसी वृत्त पर खींचा गया दो स्पर्श रेखा दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख दिए हैं MP बराबर जो होता है NP होता है, ये वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा ये है। तो दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होगा, ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा बराबर होगा, MP बराबर NP। और हो जाएगा क्या, जो कोण M है, जो एक कोण M है वो 90 डिग्री और बराबर होगा कोण N के, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो 10वां चैप्टर को भी इसी में हम बता दिए हैं वृत्त का। और भी इससे क्वेश्चन आता है कि जो वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो वृत्त पर जो है अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और जो है बहुत सारा कॉन्सेप्ट है इसमें, तो जो इम्पोर्टेंट था हम बता दिए। तो चलिए अगला चैप्टर में चलते हैं। अगला चैप्टर क्या है हमारा, 7वां चैप्टर होगा। तो 7वां चैप्टर हमारा है निर्देशांक ज्यामिति। तो ये इंपॉर्टेंट जितने भी सारे फार्मूले सबको बारीकी से याद कर लेना, बहुत ही अच्छा होगा एग्ज़ाम के व्यू से, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो इसको अच्छा से समझें। तो निर्देशांक ज्यामिति में जो फार्मूला है पहला, जो यहाँ पर पहले समझ लेते हैं इसको चतुर्थांश के बारे में कि चतुर्थांश क्या होता है। ये देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा XX और ये हो जाता है YX। तो ये हो जाता है XX और ये हो जाता है YX, और इधर हो जाता है दाएं तरफ और इधर हो जाता है बाएं तरफ। तो दाएं तरफ जो होता है पॉजिटिव होता है और बाएं तरफ जो होता है निगेटिव होता है। तो ये इसे बोलते हैं XX और ये साइड बोलते हैं X-X, और ऊपर में बोलते हैं YX, ये प्लस हो जाएगा ऊपर, और नीचे में हो जाएगा Y-X यानी कि निगेटिव। तो पहला जो चतुर्थांश होता है इसमें चार होता है, 4 चतुर्थांश होता है। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। तो पहला चतुर्थांश में जो होता है ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है।
तो दोनों इसमें क्या आएगा, प्लस प्लस आएगा। एक्स का मान भी प्लस होगा और वाई का मान भी क्या होगा, प्लस में होगा। पहला चतुर्थांश में जो एक्स का मान भी प्लस और वाई का मान भी क्या होगा, प्लस में होगा। और दूसरा चतुर्थांश में है कि ये है प्लस, यानी कि वाई का मान जो है प्लस होगा, लेकिन जो एक्स का मान होगा ये क्या होगा, माइनस में होगा। तो पहले लिखते हैं एक्स का मान, उसके बाद लिखते हैं वाई का मान। तो एक्स में इसमें क्या है, माइनस में है, तो पहले माइनस आएगा और जो वाई होगा प्लस में होगा। तो दूसरा चतुर्थांश में याद रखेंगे कि पहला जो एक्स का मान होता है माइनस और वाई का मान होता है जो प्लस होता है। और ये तीसरा चतुर्थांश है। तीसरा चतुर्थांश में जो होता है ये भी निगेटिव है, एक्स का मान निगेटिव और वाई का मान क्या होता है, वाई का मान भी निगेटिव होता है। तो दोनों का निगेटिव मान होता है। तो तीसरा चतुर्थांश में याद रखेंगे कि माइनस एक्स और कोमा माइनस एक्स होता है। एक्स का मान भी माइनस और वाई का मान भी माइनस होगा। चौथा चतुर्थांश है। चौथा में हमको याद रखना है कि यह है एक्स एक्सिस और यह है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में जो होगा ये पॉजिटिव होगा, तो एक्स का मान जो होगा प्लस होगा और वाई का मान जो होगा माइनस होगा। तो इसमें हम याद रखेंगे कि पहला चतुर्थांश में जो होता है प्लस प्लस और दूसरा में होता है माइनस प्लस और तीसरा में होता है माइनस माइनस और चौथा में होता है प्लस माइनस। और इसमें एक बात और ध्यान में रखेंगे कि जो बिंदु है इसे बोला जाता है मूल बिंदु। ये जो बिंदु बोला जाता है इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है। तो इतना सारा चीज़ समझ गए। अब इसको चलिए फार्मूले को देखते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया है कि एक में जो है प्रथम चतुर्थांश में जो होता है प्लस प्लस होता है और जो द्वितीय चतुर्थांश में होता है वो माइनस प्लस होता है और तृतीय चतुर्थांश में जो होता है माइनस माइनस और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है प्लस माइनस, यानी कि एक्स का मान प्लस और वाई का मान माइनस होगा। अगला कॉन्सेप्ट है कि एक्स एक्स से किसी भी बिंदु की दूरी को वाई निर्देशांक या कोटि कहते हैं। मतलब एक्स एक्स से किसी भी बिंदु की दूरी को वाई निर्देशांक या कोटि कहते हैं। यानी कि यहाँ पर समझते हैं कि एक्स एक्सिस से, यहाँ पर एक्स एक्सिस है तो इससे जो दूरी होगा उसे बोलेंगे वाई अक्ष, और वाई अक्ष को बोलते हैं कोटि और एक्स एक्स को बोलते हैं भुज। तो याद रखेंगे एक्स एक्सिस को बोलते हैं भुज और वाई एक्सिस को बोलते हैं कोटि। तो एक्स एक्स से दूरी पूछेगा तो बोलेंगे वाई और वाई एक्स से दूरी पूछेगा तो बोलेंगे कोट, मतलब भुज बोलेंगे, एक्स एक्सिस बोलेंगे। तो वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एक्स एक्स से किसी भी बिंदु की दूरी को वाई निर्देशांक या कोटि कहते हैं और दूसरा में वाई अक्ष से किसी भी बिंदु को की दूरी को एक्स निर्देशांक या भुज कहते हैं। तो वाई अक्ष से एक्स एक्स से जो दूरी होगा वाई निर्देशांक कहलाएगा और जो वाई अक्ष से दूरी होगा वो एक्स एक्सिस कहलाएगा और इसे भुज बोलते हैं और वाई को बोलते हैं कोटि। तो अगला कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स एक्स पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक एक्स कॉमा 0 होता है। तो एक्स एक्स पर अगर निर्देशांक पूछे कि एक्स एक्स पर का निर्देशांक क्या होगा, तो एक्स एक्स पर निर्देशांक होता है एक्स कॉमा 0। यहाँ पर देखिए कि जो एक्स एक्स पर जो किसी भी बिंदु का निर्देशांक एक्स कॉमा 0 क्यों होता है, क्योंकि एक्स एक्स पर जो यहाँ पर जो एक्स एक्स है तो यहाँ पर जो वाई का मान होता है क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी बिंदु एक्स एक्स पर लेंगे तो यहाँ पर तो एक्स का मान आएगा ही, लेकिन वाई का मान तो नहीं आएगा। तो वाई का मान जो क्या होगा, यहाँ वाई का मान क्या है, 0 है। ये इसका निर्देशांक 0,0 होता है तो वाई का निर्देशांक यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। तो इस एक्स एक्स पर जो होगा वाई का निर्देशांक 0 होगा। तो हम अगर बोलेंगे तो एक्स एक्स का निर्देशांक क्या होगा, एक्स कॉमा 0 और वाई एक्स का निर्देशांक क्या होगा, वाई कॉमा 0। वाई एक्स पर जो होगा एक्स का निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर वाई पर हम लेंगे कोई भी बिंदु तो एक्स का जो मान होगा 0 होगा और वाई का मान वाई होगा। तो यहाँ से बोलेंगे कि एक्स एक्स पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो होगा एक्स कॉमा 0 और वाई एक्स पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो होगा 0 कॉमा वाई होगा। तो इसको याद रखेंगे, बहुत ही ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एक्स एक्स का निर्देशांक एक्स कॉमा 0 और वाई एक्स का निर्देशांक 0 कॉमा वाई होगा। वाई एक्स पर जो होगा एक्स का मान 0 होगा तो पहले एक्स का मान लिखाता है और फिर वाई का मान, तो 0 कॉमा वाई हो जाएगा। और पाँचवा में है कि एक्स एक्स का समीकरण, तो एक्स एक्स का समीकरण याद रखेंगे वाई इजकल टू 0 और वाई एक्स का निर्देशांक वाई एक्स का जो समीकरण होगा एक्स इजकल टू में 0। एक्स एक्स का समीकरण पूछेगा तो वाई बराबर 0 और वाई एक्स का समीकरण पूछेगा तो बोलेंगे एक्स इजकल टू 0। और अगला है, यहाँ पर हम बता ही दिए हैं कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है क्या होता है, 0,0 होता है। और जो मूल बिंदु से बिंदु ए, मान लीजिए कि मूल बिंदु से ए बिंदु तक दूरी ज्ञात करना है तो दूरी का जो सूत्र होता है √x² प्लस y²। यह है मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी अगर पूछे तो बोलेंगे √x² प्लस y²। जो मान दिया रहता है उसका ही अंडर रूट में स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ से x² और प्लस में हो जाएगा y² रूट में, ये हो जाएगा मूल बिंदु से दूरी। और नौवां फार्मूला है कि बिंदु P और बिंदु X जिसका निर्देशांक है x1 y1 और Q का है x2 y2 के बीच की दूरी अगर पूछे तो दूरी का जो सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होगा अंडर रूट ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा ये y2 और माइनस y1 का होल स्क्वायर।
तो अंडर रूट में ये रहेगा दूरी सूत्र, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये दूरी सूत्र जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखेंगे। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों इससे बनता है। और 10वां जो फार्मूला है, मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। तो जो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक x+1 x+x2 बटा में 2 x+x2 और बटा में 2, ये हो जाता है x का मान। और y का मान होगा y1 + y2 और बटा में 2, यहाँ पर भी आएगा, ये इतना निकलेगा x का मान और कोमा इसे निकलेगा y का मान। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है x1 + x2 बटा में 2 कोमा y1 + y2 बटा में 2। और अगला जो सूत्र है 11वां सूत्र विभाजन सूत्र है। तो विभाजन सूत्र को याद रखेंगे कि इसका जो फार्मूला होता है m1x2 प्लस में m2x1 और बटा में m1 + m2 और कोमा हो जाता है m1/2 प्लस में m2/1 और बटा में m1 + m2। इसको याद करने का जो एक ट्रिक होता है कि mx प्लस में mx और इसको जो है 12, इसको बोल सकते हैं 12 और इसको बोल सकते हैं 21। तो ऊपर में जो है mx + mx करके और इसको लिख देंगे 12 और ये 21 और बटा में हो जाएगा 12। और इधर भी वही बात कि यहाँ पर x है तो यहाँ पर आएगा my प्लस में my और बटा में mm और ऊपर में कर देना है 12 21 और बटा में 12। तो इसका जो ट्रिक हो जाता है इससे याद रख सकते हैं कि 12 21 बटा 12, 12 21 बटा 12। यहाँ पर x लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे y लगाएंगे और बटा में जो रहेगा m1 + m2 और यहाँ पर भी m1 + m2। और जो अगला फार्मूला हो जाता है इस चैप्टर में त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक। तो जो त्रिभुज के शीर्षों का जो निर्देशांक अगर दिया रहे कि x1/1, x2/2 और x3/3 हो, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, 1/2 और x1 इंटू में y2 - y3 और प्लस में x2/3 - y1 और प्लस में x3 इंटू में y1 - y2 होता है। और इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, 1/2 जो होता है पूरा से गुना होता है। तो इसका भी ट्रिक एक होता है याद रखने का कि त्रिभुज के क्षेत्रफल जो कैसे फार्मूला निकलता है। तो इसको हम 1/2 तो लिख ही देंगे और यहाँ पर से फार्मूला याद रखेंगे कि यहाँ से देखिए 1 2 3, तो यहाँ से क्या है 1 2 3, तो इसको बोल सकते हैं 123। तो यहाँ से बोल सकते हैं 123 और यहाँ से बोल सकते हैं 231 और यहाँ से बोल सकते हैं 312। तो याद रखेंगे कि 123 231 और 312। और जो जितना भी इसमें आ रहा है x और सभी में क्या है x जो है बाहर में यानी कि इंटू में है। x देखिए यहाँ पर है और इसमें भी यहाँ पर है x और इसमें भी यहाँ है x और y जितना है ब्रैकेट में, y जो है ब्रैकेट में है, y ब्रैकेट में। तो इतना ध्यान रखेंगे कि x जो है बाहर में है और y का मान ही बाहर अंदर में है। तो यहाँ पर लिख देंगे y और यहाँ पर भी y। तो यहाँ लगा देंगे 123 231 और ये लगा देंगे 312। ये ट्रिक से याद रख सकते हैं। और अगला जो त्रिभुज में जो फार्मूला आता है त्रिभुज के केंद्रक। अगर त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक पूछे तो बोलेंगे x1 + x2 प्लस में x3 और बटा में 3, क्योंकि इसमें तीन होता है, 3 बिंदु होता है। तो x1 + x2 प्लस x3 बटा में 3 कोमा y1 + y2 प्लस y3 बटा में 3, ये हो जाता है त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। और एक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में और आ जाता है समदूरस्थ। तो समदूरस्थ का मतलब ये समझेंगे कि जो ए बी सी तीनों जो बिंदु दिया हुआ है, तो समदूरस्थ का मतलब ये होता है कि यहाँ ये दूरी ए बी का दूरी और बी सी का दूरी जो होता है आपस में बराबर होता है। ए बी बराबर हो जाएगा बी सी, दोनों के बीच की दूरी जो होता है आपस में बराबर होता है। समदूरस्थ का मतलब ये होता है, तो सब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो समदूरस्थ का मतलब होगा ए बी बराबर बी सी, यहाँ से यहाँ दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर होगा। और अगला आता है संरेखी। और संरेखी का जो मीनिंग होता है, संरेखी का जो अर्थ होता है कि संरेखी का जो अर्थ होता है ए, बिंदु बी, बिंदु सी, तीनों एक ही रेखा पर होना चाहिए। तीनों एक ही रेखा पर होगा तब हम बोलेंगे कि क्या है, बिंदु संरेखी है। और ये तीनों का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो क्षेत्रफल आएगा क्या, 0 आएगा। ये इसका जो रेखा होगा एक ही रेखा होगा, एक ही रेखा पर रहेगा और क्षेत्रफल भी आएगा इसका क्या, 0। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी तीनों एक ही रेखा पर हो और क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। ये तीनों निर्देशांक का क्या होता है, क्षेत्रफल 0 होगा। तो निर्देशांक ज्यामिति में हम इतना फार्मूला को याद रखेंगे एग्जाम के व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो चलिए अगला चैप्टर में चलते हैं। तो अगला चैप्टर हमारा है 8 और 9। तो 8 और 9 जो अध्याय है दोनों को एक ही में करके पूरा फार्मूला हो जाता है। तो 8 और 9 में जो फार्मूला आता है वो है त्रिकोणमिति का परिचय और तथा अनुप्रयोग। 8 जो है त्रिकोणमिति का परिचय है और 9वां चैप्टर है अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। तो ये दोनों चैप्टर का पूरा फार्मूला देखेंगे इस शॉर्ट में। तो चैप्टर 8 में जो पहला फार्मूला आता है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो कॉन्सेप्ट होता है कि जो एक समकोण त्रिभुज दिया रहता है, तो ये समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब होता है समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज ये है थीटा कोण। थीटा कोण के सामने वाला जो होता है लंब होता है और थीटा के जो
थीटा जिस पर होता है वो होता है आधार होता है। और जो इसमें सबसे बड़ी भुजा होता है उसे बोलते हैं कर्ण। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, और ये लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, और आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। तो इसमें हम याद रखेंगे कि थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है लंब होता है, और इसके जो थीटा वाला जो थीटा का जो कोण होता है, थीटा जो जिस पर रहता है वो होता है आधार। और इसमें सबसे बड़ी भुजा जो होता है कर्ण होता है, यानी कि समकोण त्रिभुज समकोण वाले कोण के सामने जो होता है कर्ण होता है। तो इसमें याद रखेंगे, इसमें जो निकालने का फॉर्मूला होता है लंब आधार कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, यानी कि ये भुजा का स्क्वायर, ये भुजा और ये भुजा दोनों का वर्ग के बराबर होता है, यानी कि लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम याद रखेंगे पूरा को। और यहाँ पर भी हम कर्ण अगर बराबर निकालेंगे, स्क्वायर जब हटेगा तो ये क्या आएगा अंडर रूट, और ये हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। और अगला है, अगर हम यहाँ से लंब स्क्वायर निकालेंगे तो इसमें से हम कर्ण स्क्वायर और माइनस हो जाएगा क्या, इसमें लंब निकालें तो आधार हमारा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो लंब स्क्वायर बराबर याद रखेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और यह स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा अंडर रूट आएगा। और अगला है आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर याद रखेंगे यदि लंब स्क्वायर बराबर पूछे तो कर्ण में घटा देंगे आधार, और आधार अगर पूछे तो कर्ण में घटा देंगे लंब। तो यहाँ से फिर स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा अंडर रूट आएगा। तो इसको हम याद रखेंगे। अगला है त्रिकोणमितीय अनुपात फार्मूला, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात फार्मूला। तो पहला जो फार्मूला आता है साइन थीटा, त्रिकोणमितीय अनुपात फार्मूला होता है 6, जो निष्पत्तियाँ होती है 6 निष्पत्तियाँ होती है, और 3 जो होता है ये होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। और तीनों का जो उल्टा होता है, ये साइन का उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। मतलब इस एक दूसरे का ये अपोजिट होता है। ये लंब बटा में कर्ण है तो ये हो जाएगा कर्ण बटा में लंब, ये उल्टा होता है एक दूसरे का। ये भी इसका उल्टा ये होता है, ये उसका उल्टा ये होता है। तो पहला फार्मूला है साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस पी बटा एच। और यहाँ से कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा इसका उल्टा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब आ जाएगा नीचे, एच बटा में पी। तो मेन फार्मूला है, 3 को याद रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो इसे याद रखते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण और पी बटा एच, और कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है आधार बटा में कर्ण बराबर में ये आधार हो जाता है बेस और कर्ण हाइपोटेनियस बी बटा एच। और अगला है टेन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा में आधार। तो लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को बोलते हैं बेस, पी बटा बी। और इसी का उल्टा हो जाता है साइन का उल्टा हो जाता है कौशिक थीटा। तो कौशिक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा लंब बराबर में एच बटा पी, और इसका उल्टा जाएगा ये हो जाएगा कर्ण और ये बटा चलेगा आधार बराबर में एच बटा बी। टेन थीटा है और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, आधार बटा में लंब, ये लंब बटा आधार तो यह जाएगा आधार बटा में लंब बराबर बी बटा पी। तो हमको ये 3 फार्मूला याद रखेंगे तो ये 3 फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाता है। और अगला फार्मूला इसमें आता है व्युत्क्रम फार्मूला, यानी कि उल्टा फार्मूला, यानी कि एक दूसरे के उल्टा से अगर 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 हम फार्मूला बनाते हैं तो इस तरह से बनेगा, व्युत्क्रम फार्मूला इसे बोलते हैं। और पहला फार्मूला इसमें जो आता है साइन थीटा और इंटू में है कौशिक थीटा, इंटू का मतलब गुना होता है। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कौशिक थीटा, जब हम इसके उल्टा से जब गुना करेंगे तो बराबर क्या आएगा 1। ये व्युत्क्रम हम क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं कि जो व्युत्क्रम से जब गुना किया जाता है तो उसका जो मान आता है 1 आता है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए इसको करके देखते हैं। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फार्मूला जो हो जाता है पी बटा में एच होता है, और यह गुना है तो गुना लगाएंगे, और ये कौशिक थीटा है तो कौशिक थीटा का फार्मूला जो होता है इसका उल्टा होता है एच बटा में पी। तो यहाँ से एच कैंसिल, पी से पी कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 गुना में 1 बराबर 1, और 1 गुना में 1 बटा में 1 बराबर 1 बटा 1 क्या आएगा 1। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि जब भी व्युत्क्रम से गुना करेंगे तो उसका मान आएगा कितना 1। और यहाँ से जब फार्मूला बनाएंगे तो यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और यहाँ है क्या गुना में, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा बटा में कौशिक थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला हो जाएगा 1 बटा में कौशिक थीटा। और अगला हम बना सकते हैं कि कौशिक थीटा बराबर क्या होगा, तो ये भी बराबर के उस साइड जाएगा तो ये चला जाएगा बटा में 1 बटा में साइन थीटा। तो यहाँ से याद रखेंगे कि साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा में कौशिक थीटा, और कौशिक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है। और अगला है दो के कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा, यानी कि कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और जब दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 1। तो यहाँ से निकालेंगे कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बटा में सेक थीटा। ये कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, ये गुना है और बराबर के सट जाएगा तो क्या होगा बटा में 1 बटा सेक थीटा। और यहाँ से निकालेंगे सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा में कॉस थीटा। और अगला फार्मूला है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, यानी कि टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो यहाँ से निकालेंगे टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बटा में कॉट थीटा, और दूसरा हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू 1 बटा में टेन थीटा। और अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है यह है टेन थीटा बराबर याद रखेंगे कि साइन कॉस के फॉर्म में होता है
टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। और अगला जो फार्मूला होता है इसमें मान का मान साइन थीटा का जो मान होता है साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान में कितना मान होता है, इसको निकालते हैं कि निष्पत्तियाँ का मान कितना होता है। तो साइन थीटा है यहाँ पर 6 निष्पत्तियाँ दिया हुआ है, और यहाँ पर निकालेंगे बारीकी से कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, और साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 90 का मान होता है 1। तो यहाँ से देखेंगे कि साइन 0 डिग्री का मान 0 हो रहा था, यहाँ से इस तरह से जा रहा था, और यहाँ से कॉस थीटा का जब मान निकालेंगे कॉस 0 डिग्री का मान यहाँ से स्टार्ट होगा, ये 1 है तो 1 होगा। ये साइन 90 डिग्री का मान 1 होता था, तो यहाँ कॉस 0 डिग्री का मान 1 होगा। कॉस 30 का मान होगा कितना, इधर से आएगा, ये साइड से चलेगा इधर, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा √3/2, और ये हो जाएगा 1/√2, और ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम साइन के मान को जब याद करेंगे तो कॉस थीटा का भाई मान हो जाएगा आध, साइन के उल्टा से चलेंगे इधर से, तो ये कॉस थीटा का भाई मान याद हो जाएगा। और अगला है टेन थीटा। टेन 0 डिग्री का मान होता है 0, टेन 30 का मान होता है 1/√3, टेन 45 का मान होता है 1, और टेन 60 का मान होता है √3, और टेन 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित, यानी कि अनंत बोल सकते हैं इसको, अपरिभाषित इन्फिनिटी होता है। और जब इतना तीन तीन साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा को जब याद कर लेते हैं तो इसका उल्टा हो जाता है कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो उतना याद रखेंगे तो इतना का मान अपने आप याद हो जाता है। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, और 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित, और √1/√3 का उल्टा होता है √3, और 1 का उल्टा होता है 1। और यहाँ से कॉट थीटा यानी कि टेन थीटा का टेन 60 का मान होता है √3, यहाँ से हो जाएगा 1/√3, ये होता है अपरिभाषित, तो अपरिभाषित का उल्टा होता है 0। अगला है सेक थीटा। सेक थीटा का मान होता है 1, सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है, सेक 30 का मान होता है 2/√3, सेक 45 का मान होता है √2, सेक 60 डिग्री का मान होता है 2, और सेक 90 का मान होता है अपरिभाषित। कौशेक 0 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, तो 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित। कौशेक थीटा, कौशेक 30 का मान होता है 2, कौशेक 30 का मान होता है √2, कौशेक 45 का मान होता है √2, और ये कौशेक 60 का मान होता है 2/√3, और कौशेक 90 का मान होता है 1, क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो इतना याद रखेंगे। ये है अगला फार्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिद्ध करने वाला जो क्वेश्चन होता है ये इससे बनता है, ये फार्मूला से। तो ये फार्मूला याद रखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से एक में फार्मूला निकालेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो ये प्लस में बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1, और ये बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जब ये स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, ये रूट में आएगा, ये साइन थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा क्या 1, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर हटेगा तो √ आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगला फार्मूला है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से एक से निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस है टेन स्क्वायर थीटा, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो √ आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा अगर निकालेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा को हम ये साइड भेजेंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये 1 को क्या लेंगे, ये इधर लेंगे बराबर के इस साइड, तो ये 1 हो जाएगा माइनस में, ये सेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा ही रहेगा, और ये 1 का लेंगे इधर तो -1, और टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा -1। अगला है टेन थीटा, ये स्क्वायर हटेगा तो √ आ जाएगा। और इसी में से तीसरा फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा कितना, ये माइनस है तो बराबर के साइड जाएगा तो प्लस में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर हटेगा तो √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आएंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम ये साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, और 1 को इधर लाएंगे तो माइनस में, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में ये कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये -1, ये स्क्वायर हटेगा तो √ आ जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला था, इसको याद रखेंगे। अगला जो फार्मूला आता है पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। जो पूरक कोण होता है, पूरक कोण यानी कि जो पूरक कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। तो पूरक कोण के लिए जो फार्मूला होता है पहला sin 90 - थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस 90 - थीटा बराबर होता है साइन थीटा,
और टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, और यहाँ कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, और यहाँ से होता है कौसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कौसेक थीटा। तो इसे भी याद रखेंगे। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, जो बीजीय गणित का जो बहुत ही इसमें त्रिकोणमिति में उपयोग होता है। ये फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा -2ab और प्लस में बी स्क्वायर। और अगला है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी फार्मूला बहुत यूज होता है इसमें। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, क्योंकि यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का निकालेंगे, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये 2ab क्या है इधर प्लस में, तो बराबर की साइड जाएगा तो माइनस में आएगा। तो उसी से ये फार्मूला बना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। और अगला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका बहुत ही यूज होता है इसमें। और अगला है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसका फार्मूला होता है बराबर में ए माइनस बी और इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। और अगला है ए प्लस बी का होल क्यूब, तो इसका होता है फार्मूला ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस में बी क्यू। और अगला है ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू माइनस, जहाँ पर बी होगा वहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ए क्यू माइनस 3a² बी और प्लस में ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यू। यहाँ पर प्लस क्यों आया, क्योंकि बी का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ क्यू करेंगे बी का तो माइनस ही आएगा। तो इतना फार्मूला हम त्रिकोणमिति में याद रखेंगे। ये हो गया हमारा 10 चैप्टर तक कंप्लीट। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर से। और अगला जो वीडियो होगा वो पूरा चैप्टर ऑल का हो जाएगा, लास्ट वीडियो रहेगा फार्मूला का। 10th क्लास का जो ऑल फार्मूला है मैथ में वो लास्ट वीडियो रहेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।